Good evening, all of you. Good evening, Mithila. Good evening, Chetali, Prasad, Aditi, Sakshi. Good evening, Janvi. Good evening, Rayli. Good evening, Sohani, Pranay, Pratmesh. Good evening, all. Okay. चलो, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे बेटा सभी लोग क्लास में, और भी कोई आने का है अभी? ओके, ग्रेट। चलो, तो आज का जो सेशन है बेटा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस का, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर का स्टडी किए थे। आज के सेशन में हम लोग पेनक्रियाज स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा पार्ट लीवर को लेकर के जो रिमेनिंग था वो हम देखेंगे, और उसके बाद बाकी का जो पोर्शन है वो सारे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट क्विज का स्कोर नहीं बताया था, चलो ठीक है, बताता हूँ बेटा बाद में। सबसे पहले देखिए, ये संडे को आपका जो टेस्ट है, तो हमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो कंप्लीट करना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्कोर तो हम देख ही लेंगे, बट उसके पहले जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सबसे पहले हम वो कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि आपको इस बार के संडे का जो टेस्ट है उसमें आपको हेल्प मिले। ओके, तो बेटा ये देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लीवर, ये हम लोगों ने स्टडी किए थे, जिसमें लीवर में बाइल का जो लीवर की थ्रू जो सेक्रेशन होता है, जो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, लार्जेस्ट और हैवीएस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है विद द हेल्प ऑफ फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये लास्ट लेक्चर में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ओके, तो इसी के साथ साथ लीवर में कुछ डक्ट होती है, वो हम लोगों ने देखे थे। इस डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे कि एक लीवर से इधर साइड से डक्ट आएगा और एक इधर साइड से आएगा। ये कंप्लीट पार्ट जो है, ये स्ट्रक्चर है लीवर का, इस तरह से ये लीवर है। तो लीवर में एक साइड से डक्ट जो आ रही है राइट वाली और एक लेफ्ट वाली, दोनों भी जब ज्वाइन होती है तो फॉर्म होता है कॉमन हिपेटिक डक्ट। इधर साइड प्रेजेंट है गॉल ब्लैडर, और इससे जो डक्ट आती है उसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट। तो जब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट जब ज्वाइन होती है तो वो एक कॉमन एक डक्ट बनाती है, इसे कहते हैं बाइल डक्ट। फिर इधर साइड से आ रहा है पेनक्रियास। ठीक है, तो पेनक्रियास से एक डक्ट प्रेजेंट होंगी, मीन्स यहाँ पे इस तरह से एक स्ट्रक्चर हम देखें तो ये होता है पेनक्रियास। तो पेनक्रियास से यहाँ से एक डक्ट आ रही है, इस डक्ट को कहते हैं मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। ओके, अब ये जो डक्ट है ऐसे कंटिन्यू होने के बाद आगे चल के ये जो डक्ट है बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट आपस में ज्वाइन हो जाती है, और ज्वाइन होने के बाद आगे एक डक्ट फॉर्म करती है, इसे कहते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि डायरेक्टली ओपन कहाँ पर हो रहा है, डिओडिनम में ओपन होता है। ओके, तो ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ओके, अब लीवर जो है इसका फंक्शनल यूनिट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे। तो लीवर का जो फंक्शनल यूनिट जो होता है वो होता है क्या चीज, हेपेटिक लोब्यूल। ओके, जो कवर्ड होता है एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से, जिसे कहते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल। तो ये भी आप लोगों का पोर्शन हो चुका है। इसमें हमने 2 स्पिंक्टर्स का स्टडी किए थे। एक स्पिंक्टर्स हमने देखे थे जो कि बॉयडेन था, और दूसरा स्पिंक्टर्स हमने देखे थे स्पिंक्टर्स ऑफ ओडी था। अब ये स्पिंक्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो देखो बेटा, इस तरह से लीवर से जो डक्ट आ रही है और इधर साइड जो पेनक्रियाज प्रेजेंट है, तो पेनक्रियाज से भी एक डक्ट आ रही है। ओके, और इधर साइड इस तरह से यहाँ पे डिओडिनम प्रेजेंट है। ओके, तो अब देखो बेटा, यहाँ से जो लीवर से आ रही डक्ट है ये वाला, और पेनक्रियास से आ रही डक्ट, दोनों भी ज्वाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे एक स्पिंक्टर्स काम करता है, इस स्पिंक्टर्स को क्या कहते हैं, स्पिंक्टर्स ऑफ ओडी। और यहाँ पे एक स्पिंक्टर्स काम करता है, इस स्पिंक्टर्स को कहते हैं स्पिंक्टर्स ऑफ बॉयडेन। ओके, तो यहाँ पे जो स्पिंक्टर्स प्रेजेंट होगा ये स्पिंक्टर्स कहलाएगा स्पिंक्टर्स ऑफ बॉयडेन। ओके, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। फिर अब जैसे कि यहाँ पे बेटा ये जो लीवर प्रेजेंट है इस तरह से, तो लीवर में स्पेशल टाइप की छोटी छोटी यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होती है।
अब यहाँ पे जो छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल जो सेल्स प्रेजेंट है इस तरह से, तो ये जो सेल्स होता है ये होती है लीवर का फंक्शनल यूनिट। तो ये जो फंक्शनल यूनिट जो लीवर की है इसे कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल। और ये जो हिपैटिक लोब्यूल है ये कवर्ड होगा एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से। तो स्पेशल टाइप का जो टिश्यू होता है इस टिश्यू को कहते हैं क्या चीज, ग्लिसन्स कैप्सूल। तो इस तरह से चारों तरफ से वो जो सेल्स है उसको ऐसा प्रोटेक्शन दे रहा है ये। तो इस तरह से यहाँ पे स्पेशल टाइप का जो प्रोटेक्शन होता है लीवर में, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है ग्लिसन्स कैप्सूल। ओके, तो ये भी हम लोगों ने लास्ट टाइम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये वाला पैराग्राफ सभी लोगों का क्लियर होगा। किसी को कुछ पूछना है इस पैराग्राफ में या यहाँ तक के? हेलो, किसी की कुछ क्वेरीज है? नहीं है, वेरी गुड। चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, क्योंकि आज एनी हाउ हमें लीवर के साथ ही साथ पैनक्रियाज भी कंप्लीट करना है। ओके, और पैनक्रियाज के साथ ही साथ जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट होता है पैनक्रियाज का, और उसी के साथ साथ कुछ एंडोक्राइन सेल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी हम लोगों को यहाँ पे आज कंप्लीट करना है। ओके, तो इसमें हम लोग लीवर के अभी फंक्शंस देखेंगे, जो मैं थोड़ी देर पहले रफली एक डायग्राम से जो आपको समझा रहा था वही सारा पार्ट। देखो बेटा, ये आपको लीवर दिखाई दे रहा है, ये लीवर से डक्ट आ रही है, इधर साइड आपको गॉल ब्लैडर दिखाई दे रहा है, उससे डक्ट आ रही है, इधर साइड आपको पेनक्रियाज दिख रहा है, पेनक्रियाज से डक्ट आ रही है। ओके, तो पेनक्रियाज से डक्ट जो आ रही है यहाँ पे आके ओपन हो रहा है, ये होता है स्फिंक्टर्स ऑफ ओडी। ठीक है, इस स्फिंक्टर्स ऑफ ओडी को यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से बताया हुआ है। यहाँ पे देखो दोनों भी डक्ट आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रही है। हाँ बेटा, ग्लेसन साइंटिस्ट का नेम है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है टर्म दिया हुआ है। चलो अभी हम लोग लीवर के फंक्शंस देखेंगे। अब लीवर का फंक्शंस यदि देखिए बेटा, तो लीवर के बहुत सारे फंक्शंस है, कोई एक सिंगल फंक्शंस लीवर का नहीं होता है। यदि लीवर के फंक्शंस हम लोगों को स्टडी करना है तो देयर आर सो मेनी फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि हमारे और हम बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट ऑर्गन लीवर ही है। तो लीवर में बेटा बहुत सारी प्रोसेस जो होती है, जैसे कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कह लो, या प्रोटीन का डीएमिनेशन कह लो, अमोनिया का फॉर्मेशन कह लो, या फिर यहाँ पे न्यू शुगर का फॉर्मेशन या न्यू शुगर का ब्रेकडाउन, ये सारी प्रोसेस जो है लीवर में ही होती है। और सबसे पहले फूड जो है इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के पास बाद लीवर में ही जाता है। तो लीवर जो है यहाँ पे एक तो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस भी इसमें होता है। अब कैसे होता है, वन बाय वन हम यहाँ पे सारी चीजें स्टडी करेंगे। तो पहली चीज तो देखिए बेटा, फंक्शन ऑफ लीवर मींस एक्सेस जो ब्लड ग्लूकोज होता है। जैसे हमने फूड खाए, फूड खाने के बाद हमारे बॉडी को जितना एनर्जी चाहिए उतना एनर्जी ग्लूकोज को तोड़ करके एटीपी बना के यूज कर लेगा। लेकिन जब भी हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में यदि ग्लूकोज रहा, और कौन सा ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज की हम बात कर रहे हैं, तो एक्सेस अमाउंट में जो ब्लड ग्लूकोज रहेगा वो लीवर में जाके स्टोर होता है। पहली चीज तो ब्लड ग्लूकोज को लीवर में स्टोर करता है। तो लीवर में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में क्या है, ग्लूकोज स्टोर हुआ। तो ग्लूकोज जो लीवर में स्टोर हुआ मींस यहाँ पे क्या हुआ, एक कन्वर्सन हुआ। तो ग्लूकोज को यदि हम देखें तो ग्लूकोज का कन्वर्सन हुआ, किसमें हुआ, ग्लाइकोजन में। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्सन, ये एक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना जो है ये क्या कहलाता है। तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होंगी यहाँ पर। ऑब्वियसली ग्लूकोज जो है वो क्या था, एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज था। ग्लाइकोजन में क्या हुआ, इसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में आके क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। तो जब यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल जब आपस में आके ज्वाइन हो जाएंगे तो क्या बन गया, ग्लाइकोजन बन गया। तो इस फिनोमिना को कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। याद रखना बेटा, एनसीईआरटी के इस पार्ट में नहीं दिया है, लेकिन आपको आगे चल के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब हम पढ़ेंगे, हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहां पे ये पोर्शन जो है एक्सप्लेन किया है। ठीक है, नहीं तो आप एनसीईआरटी में ढूंढते रहोगे तो नहीं मिलेगा आपको ये वाले चैप्टर में।
ओके, तो ग्लाइकोजेनेसिस का मीनिंग क्या होता है? तो ग्लाइकोजेनेसिस की मीनिंग की हम बात करें तो ग्लूकोज जो है उसका ग्लाइकोजन में कन्वर्सन, ये कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, क्लियर है वाला पार्ट बेटा सभी लोगों को? किसी को कुछ पूछना है? हाँ लिखते चलो बेटा, ठीक है, जो भी पार्ट में जहाँ पे समझाता हूँ वो आपको नोट करते चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन मतलब आपको मालूम है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन भी इस तरह से बेटा एक लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड होता है। जब अमाइनो एसिड का बहुत लंबा जो चेन है, मीन्स इसको हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। ओके, पॉलीपेप्टाइड मीन्स इस तरह से जुड़ा हुआ है ये। तो अब इसका ब्रेकडाउन हुआ था तो सिंपल फॉर्म में ब्रेकडाउन होगा, मीन्स क्या बनेगा? अमाइनो एसिड बनेगा। तो अब अमाइनो एसिड को क्या करना है? तोड़ना है। ठीक है, अमाइनो एसिड टूटेगा नहीं, मतलब एक्सेस अमाउंट में यदि अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में रहा तो वो ग्लूकोज के समान स्टोर्ड नहीं होता। समझ रहे हो? ग्लूकोज के समान ये स्टोर्ड नहीं होता, और ये एक्सेस अमाउंट में हमारे पास रहा तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ये हमारे लिए हार्मफुल ना हो तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिससे कहते हैं डीएमिनेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं इसे? डीएमिनेशन प्रोसेस। डीएमिनेशन का मतलब होता है कि जो एक्सेस अमाउंट में अमाइनो एसिड है, इस अमाइनो एसिड का यूरिया के फॉर्म में कन्वर्सन होता है। मतलब अमाइनो एसिड सबसे पहले अमोनिया बनता है, और अमोनिया जो है आगे चल के यूरिया बनता है, जो हमारे यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। समझे? तो ये क्या कहलाएगा बेटा? इसे कहते हैं डीएमिनेशन। तो यहाँ पे डीएमिनेशन से टर्म याद रखो, आगे चल के हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्टडी करेंगे। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग बेटा कैसे अमोनिया यूरिया में, और यूरिया कैसे एक्चुअली किडनी से एक्सक्रीट होता है, उसका कंप्लीट एक मैकेनिज्म्स है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके। जहां नहीं समझे आप खुद से रिस्पॉन्स करेंगे बेटा मुझे, ठीक है? तो यूरिया जो है वो किडनी के थ्रू क्या होगा? एक्सक्रीट हो जाएगा। ग्लाइकोजन जो है हमारे लिए क्या हो गया? एनर्जी स्टोरेज। साथ ही साथ बेटा विटामिन हम लोगों ने स्टडी किए इसके पहले। तो विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक है, ये क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। और आयरन और ग्लाइकोजन ये सारे के सारे लीवर में ही स्टोर होते हैं। ओके, कैरोटीन विटामिन ए में जो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। बाइल लीवर से जो फॉर्म हो रहा है वो फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। डिटॉक्सिफिकेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, मीन्स टॉक्सिक सब्सटेंस को हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करना डिटॉक्सिफिकेशन कहलाता है। एक डाउट आ रहा है यहाँ पे, कैरोटीन क्या होता है? कैरोटीन जो है बेटा ये एक टाइप का पिगमेंट है, ये एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो कैरोट होती है ना उसमें प्रेजेंट होता है, या फिर टोमेटो में भी हम देखें ना जो रेड कलर का आपको दिखाई देता है, जैसे लाइकोपीन, कैरोटीन, ये कंपाउंड्स होते हैं बेटा जो कलर्ड पिगमेंट होते हैं, कलर्ड पार्टिकल्स होते हैं। तो ये कैरोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये क्या होगा, इसका कन्वर्सन जो होता है ये विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोसेस भी कहाँ पर? लीवर में ही हो रही है। ठीक है, अब विटामिन ए जो है इसका डेफिशिएंसी हुआ तो क्या होता है बेटा? नाइट ब्लाइंडनेस होता है, हमने पढ़े। जेरोथेलिमिया होता है, ठीक है, आईज में ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स आती है। समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें, तो इसलिए विटामिन ए हमारे लिए एसेंशियल होता है, ये हम लोगों ने स्टडी की है। फिर लीवर जो है बेटा, लीवर का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है क्या चीज? बाइल। तो बाइल का सिक्रेशन लीवर से होता है। तो बाइल में एक्चुअली क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है? ठीक है, तो बाइल में प्रेजेंट होता है एक तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जिसे कहते हैं बाइल सॉल्ट। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, जिससे डाइजेस्ट होगा और रख लो, नहीं होगा छोड़ सकते हैं, बट मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? लास्ट स्लाइड दिखाना है बेटा, ठीक है, लास्ट स्लाइड देख लो, ये है लास्ट स्लाइड, देख लो। कुछ पूछना है इसमें बेटा किसी को? जानवी?
ओके, आगे बढ़े बेटा। डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे कि हमने कोई फूड खाए, उस फूड में टॉक्सिन्स होता है और वो टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में गया तो हमारे सेल्स और टिश्यू को डैमेज कर सकता है। तो जो टॉक्सिक कंपाउंड है उसको क्या करना पड़ेगा, हार्मलेस नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, लीवर में हो रही है। ओके, कैरोटीन फाउंड इन बायोकेमिकल वेजिटेबल, हाँ रह सकता है। चलो, हाँ ये पीडीएफ मिलेगा बेटा आप लोगों को, जितना यहाँ पे डेटा चल रहा है पीडीएफ तो हर लेक्चर्स के मिलते हैं आपको। स्मोकिंग से लीवर कैसे खराब हो जाता है, ये जब मैं आपको ब्रीथिंग वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा तब पूछना बेटा, ज्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल हम डाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस पे चैप्टर यही रह जाएगा। और टेस्ट में बेटा एट द एंड ऑफ चैप्टर्स, मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपके टेस्ट में आ रहा है। ठीक है, तो चॉइस आपकी है, आप चाहो तो मैं आपके डाउट ले सकता हूँ अभी, लेकिन फिर चैप्टर आपका यहीं रह जाएगा। क्या करना बताओ आदित्य बेटा, आपका क्वेश्चन है, कंटिन्यू करें या डाउट क्लियर कराऊं पहले? रहने दे, चलो ठीक है, पहले कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर जो भी डाउट्स रहेंगे वो आप पूछ सकते हो, क्योंकि फर्स्टली बेटा हमको सबसे पहले चैप्टर फिनिश करना है। ओके, तो देखिए बेटा, जो बाइल है, बाइल में प्रेजेंट होता है बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट, पिगमेंट क्या होता है थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, पिगमेंट मीन्स एक कलर्ड कंपाउंड होता है। ठीक है, तो कलर्ड कंपाउंड, तो पिगमेंट्स जो है, इसके अलावा कोलेस्टेरॉल, म्यूसिन, लेसिथिन एंड फैट, ये एक कंपोजिशन होता है बाइल का। अब ये सारे टर्म आप लोगों के लिए न्यू होंगे, ठीक है, तो डोंट वरी, टेंशन ना लो, समझ गए। तो अभी देखिए यहाँ पे इतने सारे टर्म्स जो है, इसमें आप बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट, ये दो टर्म याद रखिए। ठीक है, बाइल सॉल्ट के फॉर्म में यदि हम देखें तो सोडियम टरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट जो है ये प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ बाइल पिगमेंट के फॉर्म में बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ये नेम आपको याद करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, ये क्या है, पिगमेंट्स है, ये प्रेजेंट होते हैं बाइल में। और एक बात याद रखना बेटा कि बाइल में एंजाइम नहीं होते, मतलब इतने सारे कंपोनेंट्स के बाद यहाँ पे क्या चीज, एंजाइम जो है प्रेजेंट नहीं होता है। अभी तक के हम लोगों ने जितना भी सिक्रेशन देखे, जैसे गैस्ट्रिक जूस हमने देखे, इंटेस्टाइनल जूस देखे, आगे चल के हम पेनक्रियाज भी देखेंगे, तो वहां पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उनके सिक्रेशन में, बट यहाँ पे किसी भी टाइप का एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, आगे नेक्स्ट जो है बेटा, ये जो स्लाइड है इसमें लीवर जो है, लीवर में यदि हम देखें तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन आपको मालूम बेटा, हीमोग्लोबिन मीन्स यदि हम देखें तो हमारा जो ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में यदि हम देखें तो यहाँ पे बॉडी फ्लूइड जो होता है हमारा, ब्लड प्रेजेंट होता है। इस ब्लड में बेटा WBC, RBC और प्लेटलेट्स होती है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन होता है जिसे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। ओके, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, एरिथ्रोसाइट। तो जब वॉर्न आउट होता है एरिथ्रोसाइट, तो उस टाइम पे क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है बाइल पिगमेंट, किस फॉर्म में, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन में। ये एक्स्ट्रा का इंफॉर्मेशन है, ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक सिंपल फॉर्म में टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन किया था। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम लोग बेटा। तो अब देखो, एक्सेस क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट, मैंने थोड़ी देर पहले ही ये वाला स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर किया था। क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट का क्वांटिटी बड़ा, मतलब ग्लूकोज का अमाउंट बड़ा हमारे बॉडी में, तो ग्लूकोज जब बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी में ये स्टोर्ड होगा। तो स्टोर्ड जो होगा वो किस फॉर्म में होगा स्टोर्ड, तो ग्लूकोज जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लाइकोजन में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। ओके, समझ में आ गया, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। एरिथ्रोसाइट, रेली एरिथ्रोसाइट मींस रेड ब्लड सेल्स को कहते हैं बेटा। आरबीसीज का जो अनदर नेम जो है या फुल नेम हम देखें तो उसे एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं,
जहां पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए बेटा, ये जो प्रोसेस जो हो रही है ग्लाइकोजेनेसिस की, ये कब होंगी? जब इंसुलिन प्रेजेंट होगा लीवर सेल्स में, तब। ठीक है, तो इंसुलिन कहां से आएगा? इंसुलिन कहां से सिक्रेट होता है? तो इंसुलिन का सिक्रेशन होता है पेनक्रियाज से। तो अभी पेनक्रियाटिक सिक्रेशन हमने देखे नहीं है, तो इंसुलिन का सिक्रेशन हम पेनक्रियाज में डिटेल में समझेंगे। फिलहाल सिर्फ याद रखो कि इंसुलिन की हेल्प से ग्लाइकोजेनेसिस हो रही है। ठीक है, तो अब ये तो एक प्रोसेस ऐसे हो गई कि ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का, मतलब ग्लूकोज का कन्वर्सन ग्लाइकोजन में हुआ है, समझे? लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ग्लाइकोजन जो है वो वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि यदि आपको भूख लगी है और आपको खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद भी आपको बॉडी में एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहां से मिलेंगी बेटा? जो हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर थी, किस फॉर्म में स्टोर थी? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर थी। तो ये जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर है, इसको तोड़ना पड़ेगा। किस में तोड़ना पड़ेगा? ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने के लिए एक प्रोसेस यूज होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस मतलब होता है तोड़ना, और किसको तोड़ना? ग्लाइकोजन को तोड़ना। तो इसके लिए टर्म यूज होगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके, समझ में आया? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि ये तो हमने यहाँ पे जो देखे क्या चीज, एक्सेस क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स है। अब कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि आपके बॉडी में ग्लाइकोजन बहुत कम है, आपको ग्लूकोज भी नहीं मिल रहा, मतलब खाना भी आप नहीं खा रहे हो, अब आपको एनर्जी चाहिए। अब कहां से मिलेगा एनर्जी, बताओ? क्या कोई बता सकता है इसका आंसर? यस, नो? वेरी गुड। फूड आप खा नहीं रहे हो बेटा अदिति, तो आपके बॉडी में एनर्जी स्टोर, कौन सी एनर्जी स्टोर है? ग्लाइकोजन? वो भी नहीं है। अब आपको जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी कहां से बेटा? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। अब मुझे बताओ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या है? वेरी गुड, प्रोटीन। उसके बाद एडिपोज टिश्यू मींस, किसी ने आंसर दिया है एडिपोसाइट्स। वेरी गुड, मींस फैट। ओके, तो यहां से जो है क्या होगा? एनर्जी मिलेगा। तो जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से यहां पे कन्वर्सन होगा, किस में कन्वर्सन होगा? ग्लूकोज में। तो जब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स जब ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, तो इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? न्यू शुगर फॉर्म हो रही है। इसको ग्लूकोज नहीं कहेंगे एक्चुअली, इसको क्या कहेंगे? न्यू शुगर कहेंगे। और इस न्यू शुगर के लिए टर्म हम यूज करें, तो न्यू शुगर के लिए टर्म क्या होगा? ग्लूको नियोजेनेसिस। क्या कहलाएगा ये? ग्लूकोनियोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। आपके एनसीईआरटी के ये वाले पोर्शन में नहीं है ये, लेकिन एनसीईआरटी के नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में आप ये वाला डेफिनेशन भी पढ़ोगे। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये भी प्रोसेस जो है वो कहां पर हो रही है? लीवर में हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे लीवर के फंक्शंस के साथ साथ पढ़ रहे हैं। ओके, तो देखो बेटा, ग्लाइकोजन एक रिजर्व फूड मटेरियल है। अब ये जो ग्लाइकोजन जो रिजर्व फूड मटेरियल है, ये चेंज हो रहा है किसमें? ग्लूकोज में। तो ये फिनोमिना क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ब्लड में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो क्या होता है? मेंटेन हो जाता है। ओके, दोनों डेफिनेशन समझ में आ गई। थर्ड डेफिनेशन एबनॉर्मल कंडीशन में बनता है बेटा, जब प्रोटीन या फिर फैट जो होता है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है इस टाइम पे न्यू शुगर का फॉर्मेशन नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से होता है, तो वो क्या कहलाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझ में आया? तो ये 2 से 3 डेफिनेशन है, सिंपल है। इसी के साथ साथ बेटा कुछ प्रोटीन्स है। प्रोटीन जैसे कि फाइब्रिनोजन हो गया, प्रोथ्रोम्बिन है,
और कुछ ब्लड कोएगुलेशन प्रोटीन भी होते हैं बेटा, ठीक है। तो ब्लड कोएगुलेशन फैक्टर्स, इसका सिंथेसिस भी जो है ये कहाँ पर, लीवर में ही होता है। ये सब फंक्शंस आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, और डोंट वरी इतना सारा डिटेल में एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें आप जरूरी नहीं है कि सारे ही याद करो, हाँ, लेकिन मुझे कुछ इंपॉर्टेंट्स लगते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बेटा हम जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो 360 आउट ऑफ 360 का ही लेके चल रहे हैं, समझे। तो 80 से 90% हमारा टोटल एनसीईआरटी पर ही क्वेश्चन आता है। मैं आपका आगे आने वाला जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, मींस आपके टेस्ट के बाद, ठीक है, हम एक डिस्कशन सेशन लेंगे जिसमें 2020 का जो पेपर है उसका एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ बेटा जो आपका टेस्ट होगा संडे को, उससे रिलेटेड भी जो भी आपके यदि डाउट्स और कुछ क्वेरीज रहते हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये जरूरी है बेटा कि यदि आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं तो वो क्वेश्चन नंबर मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे कि सर हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं समझा है, ठीक है। तो क्या होगा, हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं क्लास में, ओके। अब हमारा जो प्लाज्मा है, क्वेश्चन ये है कि प्लाज्मा क्या होता है। हो सकता है कि आपको प्लाज्मा क्या है ये नहीं समझा हो या इसके बारे में नहीं इंफॉर्मेशन हो। प्लाज्मा मतलब यदि हम ब्लड की बात करते हैं, क्या चीज, ब्लड। तो ब्लड एक्चुअली दो चीजों से बना होता है, जिसमें एक तो आता है प्लाज्मा और दूसरा आता है ब्लड सेल्स, ठीक है। तो एक क्या आएगा प्लाज्मा और दूसरा क्या आएगा ब्लड सेल्स होती है। तो इसी तरह से बेटा जो प्लाज्मा जो होता है, तो प्लाज्मा में बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्पेशली जैसे कि सीरम एल्बुमिन एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, कौन सा, सीरम एल्बुमिन, याद रखना है आप लोगों को। और सीरम में एक और प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं सीरम ग्लोबुलिन्स, ठीक है। ग्लोबुलिन्स जो होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पैथोजन है उसको मारना है, ठीक है, तो पैथोजन को मारने में सीरम में जो ग्लोबुलिन्स होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये पैथोजन को किल करता है, प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद बेटा सीरम एल्बुमिन जो होते हैं, यदि हम देखें तो सीरम में जो एल्बुमिन होता है जो हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। ऑस्मोटिक बैलेंस मतलब कितना एक्चुअली वाटर का अमाउंट जो है हमारे बॉडी में चाहिए, हमारे ब्लड में चाहिए, वाटर कम होता है तो हमें प्यास लगती है, तो ये सारी चीजें जो मैकेनिज्म्स हो रहा है, तो उसमें सीरम एल्बुमिन जो है एक स्पेशल टाइप का रोल प्ले करता है। तो ये दोनों भी प्रोटीन का जो सिंथेसिस है ये कहाँ पे हो रहा है, तो ये दोनों भी प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर, लीवर में ही होगा। समझ में आ गया, ओके। एकदम वेरी वेरी सिंपल टॉपिक्स है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, ओके। डिटॉक्सिफिकेशन ऑलरेडी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं कि जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के बाद बनेंगे या फिर फूड के थ्रू आएंगे, उसको डायरेक्टली वहां से न्यूट्रल करना, तो न्यूट्रलाइज करने में लीवर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलो, तो अब तक के मैंने जो भी बताया, तो लीवर के फंक्शंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज तो देखो ग्लूकोज, इस ग्लूकोज से इतना सारा जो ग्लूकोज आपस में मर्ज हो गया, मीन्स क्या बन गया, ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोजेनेसिस। किधर है, ये वाला, ये एरो इधर है ना, तो ये वाला, तो ग्लाइकोजेनेसिस कहलाएगा। जब ग्लाइकोजन को तोड़ना है वापस से ग्लूकोज में, तो ये एरो इधर जा रहा है देखो, तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्सन जो होता है, इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, ठीक है। ये डायग्राम में, आगे के डायग्राम में आएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं क्या है, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस है, जैसे अमाइनो एसिड और प्रोटीन, फैट। तो इसका न्यू शुगर में फॉर्मेशन होता है। तो जब न्यू शुगर में फॉर्मेशन होगा तो इसे क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप लोगों को याद रखना है। समझ गए। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है इंसुलिन, ओके, और एक होता है ग्लूकागॉन। ये दो हार्मोन हैं जो अभी मैं पैनक्रियाज जब पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है, क्या रोल होता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन का, बताएंगे बेटा जल्दी से।
इंसुलिन रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को, मतलब कम करता है। कम कैसे करेगा? जब भी हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज आएगा, तो ये एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा किसमें? ग्लूकागन में, ग्लाइकोजन में। तो ये किसका रोल है? ये रोल जो प्ले हो रहा है, ये यहाँ पे इंसुलिन जो है इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, लेकिन ग्लूकागन क्या होगा? जब हमें भूख लगी और हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो उसके बाद ये इतना सारा जो ग्लाइकोजन है इसको तोड़ देगा ग्लूकोज में। तो ये ग्लूकागन जो है इसका रोल रहेगा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। ओके, थोड़ी देर के बाद मैं इंसुलिन ग्लूकागन का अगेन रिवाइज करूंगा, तब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट्स। ठीक है, इसी के साथ साथ देखो, लीवर जो है, लीवर में एक स्पेशल टाइप का सेल्स होता है बेटा। जैसे कभी कभी कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या कुछ हार्मफुल सब्सटेंस पार्टिकल्स हमारे बॉडी में आ जाए, तो हमारे बॉडी को जर्म से जो प्रोटेक्शन चाहिए वो किससे मिलेगा? तो जर्म से प्रोटेक्शन यदि हमें चाहिए, तो हमारे बॉडी में जर्म से प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे लीवर में एक स्पेशल टाइप का सेल्स प्रेजेंट होता है। इस सेल का नाम है कफर सेल। क्या नाम है बेटा? कफर सेल, जो कि लीवर में होती है। और लीवर में क्या कर रहा है ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करेगा? जर्म्स से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर हो रहा है यहाँ तक के? फास्ट तो नहीं लग रहा लेक्चर? हेलो, समझ में आया? वैसे बाकी लोग तो डाउट पूछ रहे हैं, जिन लोगों को डाउट्स आ रहे हैं, बट बाकी लोगों का भी मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। 35 स्टूडेंट है भी यहाँ पर प्रेजेंट। ओके, आया है, क्लियर है, चलो वेरी गुड। तो फाइनली बेटा, लीवर से जो प्रोड्यूस हो रहा है और जो सिक्रेट हो रहा है, क्या देखे थे हम लोगों ने? इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा एक स्ट्रक्चर पढ़े थे, जो था क्या चीज? गॉल ब्लेडर। इधर साइड इस तरह से हमारा ये जो है एक ऑर्गन, इधर साइड एक ऑर्गन था पेनक्रियाज, इधर साइड यहाँ पे ये होगा लीवर, यहाँ पे प्रेजेंट है गॉल ब्लेडर। जिससे क्या सिक्रेट हो रहा है? बाइल सिक्रेट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो बाइल जो सिक्रेट हो रहा है, तो बाइल का काम क्या है? बाइल में क्या प्रेजेंट होता है तो हमने देख ली है। बाइल सॉल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होता है, कोलेस्टेरॉल होता है। समझ गए? बट एंजाइम इसमें प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, हाँ, गॉल ब्लेडर का फंक्शन क्या है? जो बाइल है उसको स्टोर करके रखेगा, और जब नीड होगा तो उस टाइम पे क्या करेगा? वो गॉल ब्लेडर बाइल को हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर देगा। तो कितना पर डे बाइल सीक्रेट होता है? 800 ml से लेके 1000 ml। कितना पीएच होगा इसमें? ये 8.6 पीएच के आसपास होता है। वेरी गुड। अब ये जो फैट को तोड़ने वाला एक एंजाइम चाहिए हमें, फैट को कौन सा एंजाइम तोड़ेगा? लाइपेज एंजाइम, जो कहां से आता है? पेनक्रियास से आता है। तो उसको एक्टिवेट कौन करेगा? वेरी गुड, उसे एक्टिवेट करता है बाइल। ओके, तो अब देखिए, सोर्स जो है कहां से सीक्रेट हुआ? हिपैटिक सेल से हुआ। स्टोर्ड कहां पर हुआ? गॉल ब्लैडर में हुआ। कलर कैसा होता है इसका? ग्रीनिश ब्लू कलर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो पिगमेंट बताया मैंने आपको। कौन से थे पिगमेंट? बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। ओके, और ये एल्केलाइन नेचर का होता है, मींस 7.6 से लेके 8.6 के आसपास पीएच जो है बाइल का होता है। ठीक है बेटा, यहां तक क्या समझ में आया? यदि किसी को ऐसा लग रहा है कि फास्ट हो गया है, तो आप उस पोर्शन को मुझसे फिर से रिवाइज करवा सकते हो। बाइल का फंक्शंस क्या है बेटा? फैट को इमल्सिफाई करना। इमल्सिफिकेशन मैंने ऑलरेडी पहले बताया हूं मैंने। ठीक है, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एल्केलिनिटी जो होता है मीडियम का, उसको भी बढ़ाता है। ठीक है, 23 स्लाइड रिपीट करना है। ठीक है, चलो 23 स्लाइड हम रिपीट कर लेते हैं। कफर सेल एक बार और बताना है ना? ठीक, कपर सेल एक और बार बता देता हूं मैं। देखिए बेटा, ये है कपर सेल। कपर सेल मींस, एक डायग्राम देखेंगे हम लोग इस तरह से। ये लीवर है, लीवर में एक स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे कफर सेल है। सपोज इधर से एक हार्मफुल और डेंजर बैक्टीरिया आया है, तो इस बैक्टीरिया को ये कफर सेल क्या करेंगी? पकड़ेंगी, है ना? सबसे पहले कफर सेल ये जो है इस बैक्टीरिया को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद क्या करेगा? उसको मार देगा, खा जाएगा, इस तरह से खत्म कर देगा।
ठीक है, तो खा लेना मतलब फैगोसाइटोसिस होता है। तो कफर सेल का फंक्शन क्या हो गया, जो बैक्टीरिया है उसको मारना, खत्म कर देना, न्यूट्रल करना, ये हो गया कफर सेल का रोल। ठीक है, बाइल पर डे कितना सीक्रेट होता है बेटा, तो बाइल जो है हर दिन 1 लीटर के आसपास जो है सीक्रेट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद कहां से सीक्रेट हो रहा है बेटा, तो ये हमारी लीवर है, लीवर में स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगी। कौन सी सेल्स है बेटा, ये हिपैटिक सेल्स है। तो ये जो हिपैटिक सेल्स है वहां से क्या होगा, बाइल सीक्रेट होगा। सीक्रेट होने के बाद क्या होगा बेटा, इधर साइड ऐसा एक गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। तो इस गॉल ब्लैडर में जो सिक्रेशन हुआ है तो वो क्या होगा, इस गॉल ब्लैडर में आके स्टोर हो गया, और फिर जब जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से ऐसा रिलीज हो जाएगा। समझ गए, तो ये हो गया। फिर उसी के साथ साथ कलर कैसा होता है, ग्रेनिश ब्लू होता है। ये सब याद रखने वाले बेटा। एल्केलाइन नेचर होता है, एल्केलाइन मतलब 7.6 से 8.6 पीएच होता है। देखो ऐसा क्यों, देखो बेटा ये डायग्राम हम देखते हैं, ये हमारा स्टमक है, स्टमक में सिक्रेट हो रहा था गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस की वजह से यहाँ पे पीएच जो है क्या हो गया, 1 के आसपास हो गया। अब ये एसिडिक पीएच यदि यहाँ से इधर आया तो ये पहले तो ये डिओडिनम को डैमेज कर सकता है, और यहाँ पे जो भी एंजाइम का एक्टिवेशन होने वाला है हो पाएगा क्या, नहीं। यहाँ पे एंजाइम जो एक्टिवेट कितने पीएच पे होंगे, तो यहाँ पे जितने भी एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं वो एल्केलाइन मीडियम में ही एक्टिवेट होते हैं। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए जो बाइल है, बाइल ऑलरेडी एल्केलाइन नेचर का है, इसका हाई पीएच होता है, ताकि डिओडिनम में जो स्टमक से एसिडिटी आ रही है उसको वो न्यूट्रलाइज कर पाए। समझ गए, तो ये था स्लाइड नंबर 23। समझ में आ गया बेटा, किसी को पूछना है भी और कुछ, वेरी गुड। अदिति बेटा समझा, 23 स्लाइड रिपीट किया मैंने, वेरी गुड। चलो आगे फंक्शन हम बाइल का देखते हैं। बाइल का फंक्शन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब क्या होता है, ये फैट का इतना बड़ा एक बूंद है, लार्ज ड्रॉपलेट, इस लार्ज ड्रॉपलेट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ना, इस फिनोमिना को कहते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो है ये किसका रोल हो गया, ये रोल हो गया बाइल का। ओके, साथ ही साथ इंक्रीज कर रहा है एल्केनिटी, क्यों, क्योंकि मीडियम जो है एंजाइमेटिक एक्शंस के लिए एल्केलाइन बना रहा है। तो ये भी किसकी वजह से हो रहा है, ये भी बाइल की वजह से हो रहा है। तो ये भी हमने देख लिए। एक्सेस अमाउंट में बाइल पिगमेंट होते हैं तो लीवर उसको वहां से फेंक देता है बाहर, इलिमिनेट कर देता है, जब जरूरत ही नहीं रहेंगी तो उसको रख के कोई फायदा नहीं, तो उसको बाहर निकाल देता है। ओके, तो ये था बेटा लीवर और लीवर के इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो कि अभी हम लोगों ने देखे। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे हम पेनक्रियाज जो है वो स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ पूछना है लीवर से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है पेनक्रियाज वो अब हम देखने वाले हैं। क्लियर है, वेरी गुड। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। ठीक है बेटा, देखिए बेटा अभी यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर, ये जो प्रेजेंट है इस तरह से, ये जो है लोकेशन है बेटा, ये लीफ के समान एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। तो ये लीफ के समान ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं पेनक्रियाज। कहाँ प्रेजेंट है, ये लूप ऑफ द डिओडिनम, ये ऐसा स्ट्रक्चर है ना, तो डिओडिनम की जो लूप होती है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब पेनक्रियाज जो है इससे क्या होगा, यहां से इस तरह से एक डक्ट आती है, देखे थे हमने, जिसे कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। तो पेनक्रियास से एक्चुअली एक ही डक्ट नहीं होती, पेनक्रियास से 2 डक्ट आती है, एक मेन वाली रहती है और उसी के साथ साथ अगेन एक और डक्ट होता है। तो इस तरह से पेनक्रियास से 2 टाइप की डक्ट निकलती है, एक मेन पेनक्रियाटिक डक्ट रहेंगी और एक होता है एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, जिसके नेम है डक्ट ऑफ विर्संग और डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ऐसे 2 टाइप है इसके। तो मैं आपको स्लाइड में विद द हेल्प ऑफ नेम्स जो है एक्सप्लेन करता हूं तो आपको अच्छे से समझेगा। देखो बेटा पहली चीज तो पेनक्रियास, पेनक्रेटिक जूस पेनक्रियास से प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है। ठीक है,
कहाँ पे इसका जो जूस जो रहेगा वो कहाँ सिक्रेट होगा, डिओडिनम में, वहीं पे जाके काम करेगा। तो ये हो गया पेनक्रियाज, ये हो गया डिओडिनम। अब पेनक्रेटिक जूस जो है यहाँ पे 3 कैटेगरी ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 जो प्रोटीन को तोड़ेगा, नंबर 2 जो लिपिड को तोड़ेगा, नंबर 3 जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए एक एंजाइम आता है, उसका नाम है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। सेकेंड आता है बेटा प्रोटीएज एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ता है। थर्ड आता है लाइपेज एंजाइम जो लिपिड को तोड़ता है। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, पेनक्रियास से जितने भी एंजाइम सीक्रेट होते हैं, ये सारे के सारे एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं। ओके, हाँ, कैसे इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होते हैं बेटा? ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीएज एंजाइम के टाइप्स में आएगा, ठीक है, मैं मेन कैटेगरी बता रहा हूँ। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजन एंड काइमोट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है पैनक्रियाटिक जूस में 3 कैटेगरी ऑफ एंजाइम होते हैं। और साथ ही साथ बेटा ये जो पीएच जो रहेगा इसका वो भी 7 के एबो रहेगा, मतलब अल्केलाइन मीडियम रहेगा। और ये सारे एंजाइम जो है वो क्या करेंगे बेटा, अल्केलाइन मीडियम में ही सही तरह से काम में आएंगे। तो पहली चीज तो देखो यहाँ पे आपको ये कार्बोहाइड्रेट मींस स्टार्च दिखाई दे रहा है। तो स्टार्च को एक एंजाइम है पेनक्रेटिक एमाइलेज, ये क्या करेगा, इसको तोड़ देगा। तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ा था, एज इट इज सलाइवरी एमाइलेज भी पढ़े हम लोगों ने, एज इट इज पेनक्रियाटिक एमाइलेज भी आएगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो स्टार्च को माल्टोज में कौन तोड़ रहा है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज तोड़ रहा है। तो इस तरह से स्टार्च के ब्रेकडाउन में पेनक्रियाटिक एमाइलेज उसे माल्टोज में ब्रेक कर देता है। समझ में आया बेटा ये वाला पोर्शन? हम सबसे पहले पेनक्रियाज के एंजाइम्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद बेटा पेनक्रियाज का थोड़ा सा लोकेशन, और पेनक्रियाज जो है ये ग्लैंड है बेटा, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड मींस ड्यूअल ग्लैंड की तरह रोल प्ले करता है, वो हम पढ़ेंगे। बट थोड़ा सा बेसिक्स पहले देखेंगे, फिर डिटेल वाला पार्ट देखेंगे। इतना पढ़ाने के बाद बेटा एनसीईआरटी का ऑलमोस्ट सारा पोर्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ओके, वेरी गुड, ग्रेट। बहुत बढ़िया। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों के साथ एक एनसीईआरटी भी शेयर करूंगा, जिसमें आप लोगों को कुछ कंसेप्ट जो है पढ़ना है। मैं टास्क दूंगा आप लोगों को, वहां से स्टडी करना है आप लोगों को, ठीक है। स्लाइड नंबर 26 रिपीट करना है। 26 स्लाइड पे क्या बताया मैंने, 26 बेटा। इस स्लाइड में सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों को एंजाइम्स के टाइप्स बताया। मतलब पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें 3 कैटेगरी ऑफ एंजाइम होते हैं। तीनों एंजाइम के नाम याद कर लो पहले तो। और साथ ही साथ ये जो जूस होता है वो कैसा होता है बेटा, अल्केलाइन होता है। मतलब जो पीएच होता है वो कितना होगा, 7 के एबो, मतलब 8.3 के आसपास जो है पीएच होता है, ठीक है। सिर्फ इतना ही याद करना है। ये लर्निंग वाला स्लाइड है बेटा, इसमें अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग जो है, ये जो नाम है ना ये एंजाइम के, इनके रोल जो है मैं आगे बता रहा हूं, तो आगे नेक्स्ट इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। और कोई पार्ट रिपीट तो नहीं करना किसी और को? हाँ बेटा एनसीईआरटी ही आएगा, बट एनसीईआरटी को समझने के लिए बेटा ये मैं जो लेवल आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ने के बाद ही आपको एनसीईआरटी के कंसेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए बेटा सेकंड है प्रोटीन। प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस मींस इसके लिए टर्म यूज होता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है ये एंजाइम है, ये क्या करते हैं बेटा, ये प्रोटीन को तोड़ेंगे, समझे। और प्रोटीन को जब तोड़ेंगे तो किसमें, पेप्टाइड में तोड़ते हैं। मतलब अमाइनो पेप्टाइड हो सकता है, डाइपेप्टाइड हो सकता है। तो इस तरह से प्रोटीन को पैनक्रियाटिक प्रोटीएजेस जो है डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। पॉली नहीं आएगा, ठीक है, ये नीचे वालों को भूल जाओ, ठीक है। प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में तोड़ रहा है। कौन तोड़ रहा है बेटा, प्रोटीएजेस एंजाइम। एंजाइम का कैटेगरी नाम बताया मैंने आपको, क्या है, ट्रिप्सिन और
काइमोट्रिप्सिन। फिर इसके बाद आता है लिपिड। लिपिड को तोड़ने के लिए आप लोगों ने यदि मेरा बेसिक लेक्चर अटेंड किए हो तो आप बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, लिपिड मीन्स यदि हम देखें तो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल रहेगा और एक ग्लिसरॉल के साथ ही साथ यहाँ पे 1, 2 एंड 3 फैटी एसिड होते हैं। तो सबसे पहले लाइपेज आएगा तो एक फैटी एसिड को ग्लिसरॉल से तोड़ देगा, फिर दूसरा फैटी एसिड को तोड़ेगा, फिर तीसरा फैटी एसिड को। इस तरह से 3 फैटी एसिड जो है वहां से क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। समझ गए? तो इस तरह से 3 फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल क्या होगा, अलग हो जाएगा। किसकी वजह से होगा ये होगा पैनक्रियाटिक लाइपेज की वजह से। तो लिपिड जो है एक्चुअली उसे कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। जब एक फैटी एसिड बाहर हो गया तो क्या होगा, डाइग्लिसराइड। फिर एक और बाहर हो गया तो क्या कहलाएगा, मोनोग्लिसराइड, और बाद में ग्लिसरॉल। तो इस तरह से लाइपेज एंजाइम आया, लिपिड को ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड में इसने क्या किया, तोड़ दिया। तो इस तरह से लिपिड प्लस 3 फैटी एसिड ब्रेक हो गए। किसकी वजह से हुआ ये हुआ पैनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम की वजह से। यहां तक के क्लियर है बेटा सारे पॉइंट सभी लोगों के? अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे। चलो मैं आपको थोड़ा सा पहले एनसीईआरटी शेयर करता हूं। देखिए बेटा, पहली चीज तो अभी हम लोग यहाँ पे जो डाइजेस्टिव ग्लैंड पढ़ रहे हैं, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड को लेकर के आपके एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ एक ये वाला पैराग्राफ और एक इसके बाद का पैराग्राफ उतने में ही कंप्लीट कर दिया, जिसमें मैंने आपको पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, मीन्स जो 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है वो एक्सप्लेन किया था, और ये वाला पार्ट मैंने यहाँ से समझा भी दिया था। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट ये वाला पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ पे यदि हम आए तो यहाँ पे लीवर के बारे में बताया बेटा, जो कि लार्जेस्ट, ठीक है, क्या है, ग्लैंड है हमारे बॉडी की। इसका वेट यहाँ पे बताया है, ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है। इसमें हिपेटिक लोब्यूल्स, ग्लिसन्स कैप्सूल, गॉल ब्लैडर, ये सारा पार्ट ऑलरेडी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो आज आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। यदि किसी को भी डाउट आते हैं तो आप आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे पूछोगे। ठीक है, सिस्टिक डक्ट क्या होती है ये भी मैंने बताया। सिस्टिक डक्ट मतलब एक ऐसा डक्ट जो गॉल ब्लैडर से निकला होता है। ठीक है, तो ये गॉल ब्लैडर हो गया, इससे एक डक्ट आ रही है, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, जिसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं। ये डक्ट जो लीवर से आती है, दोनों डक्ट ज्वाइन होती है तो कॉमन बाइल डक्ट बनता है। फिर ये डिओडिनम है, इधर पैनक्रेटिक डक्ट है, इधर पैनक्रियाज है। तो ये हम लोगों ने स्टडी किए। फिर इसके बाद देखिए फाइनली आगे यहाँ पे जो बाइल डक्ट, पैनक्रेटिक डक्ट जो ओपन हो रही है कहाँ पे, डिओडिनम में। किसके थ्रू, एक कॉमन डक्ट बनती है जिसे हिपैटो पैनक्रेटिक डक्ट कहते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया। यहाँ पे एक स्पिंक्टर्स होता है जिसे स्पिंक्टर्स ऑफ ओडी कहते हैं। हमने 2 स्पिंक्टर्स पढ़े हैं, यहाँ पे सिंपल एक ही स्पिंक्टर्स बताया है। इस बार का जो टेस्ट होगा वो टोटल एनसीईआरटी बेस्ड होगा, बट नेक्स्ट टाइम जो टेस्ट लूंगा मैं उसमें मैंने जितने नोट्स में जो पढ़ाया हूँ उस पर भी क्वेश्चंस आएंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि इस टेस्ट में सिर्फ एनसीईआरटी आएगा तो जो सर ने पढ़ाया उसको छोड़ दो। ठीक है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए जितना इसेंशियल रहेगा बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही मैं पढ़ाऊंगा। कुछ भी बेकार का नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ भी फिजूल और एक्स्ट्रा का नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको कोई भी आपके फ्रेंड्स या आपके कलीग्स या व्हाटएवर कोई भी आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश करे, आगे चल के ऐसी बात आ सकती है। ठीक है, कि ये क्या है वो क्या है, तो इन सब झमेले में आप पढ़ोगे तो आप अपने आप का लॉस कर बैठोगे। ठीक है, इसलिए बेटा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आप 360 आउट ऑफ 360 लेके आए। समझे, इस बार 340 प्लस जा रहा है, बट उम्मीद है कि आप लोगों के बैच से 360 स्कोर लेके ही आऊंगे आप। तो उसके लिए बेटा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम 2 साल के बाद देना है। इस बार कोरोना बेस्ड पेपर था, टोटल 100% एनसीईआरटी आया, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का नहीं है। ठीक है, एक भी नहीं कह सकते, 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर के आए हैं। ओके, ओनली 3 क्वेश्चंस। बट मे बी नेक्स्ट ईयर क्या होता है हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी मैक्स टू मैक्स यदि हम देखें तो 5 to 7 या 10 क्वेश्चंस में भी पॉसिबिलिटी बाहर से आने की है। 2019 के जो पेपर हुआ था उसमें 7 क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी के बाहर से आया था। ठीक है, तो बेटा हमको तो अपना 100% देना है। ठीक है, यदि 10 क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के बाहर आए तो 10 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहीं से आएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला।
तो इतना ही पढ़ना है बेटा आपको, ठीक है। फिर देखो बेटा यहाँ पे पेनक्रियाज जो है कंपाउंड ग्लैंड होती है, मींस ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो ये पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट जो है थोड़ी देर के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फिर पेनक्रियाज से जो एंडोक्राइन पोर्शन जो होता है पेनक्रियाज से जो सिक्रेट होता है, यहाँ पे दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागन। इसके फंक्शंस मैंने आपको बताया हूँ एनसीईआरटी के बेटा ये वाले पोर्शन में डिटेल में इस पार्ट को नहीं बताया है, बट यही पोर्शन को एनसीईआरटी के कहाँ पर जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है जिसमें हार्मोनल रेगुलेशन वाला जो पार्ट है वहां पे डिटेल में दिया है। तो मैं ये वाला पोर्शन आपको यहीं पे पढ़ाऊंगा, बट आपका पहले एनसीईआरटी बैकग्राउंड जो है जो टेस्ट को लेके स्ट्रांग हो जाए वाला पार्ट में पहले कवर करा देता हूँ, ठीक है, समझ गए। तो अब देखो फूड का डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो बकल कैविटी मैंने बताया बेटा। मेस्टिकेशन एक डाउट आया था लास्ट टाइम, मेस्टिकेशन मतलब होता है चीविंग, तो फूड को चबाना और फूड को निगलना, निगलना को बोलते हैं बेटा स्वालोविंग, ठीक है। टी तो टंग का इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ। मेस्टिकेटेड जो फूड है मतलब जो च्यू फूड हो गया है वो कन्वर्ट होता है एक बॉल के समान स्ट्रक्चर में जिसे बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बोलस। तो ये भी हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। पेरिस्टालसिस क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले बताया हूं, मालूम है बेटा पेरिस्टालसिस। ऐसा कोई पर्सन है जिसे पेरिस्टालसिस नहीं समझा। डिग्लूटिशन मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ स्वालोविंग, जो निगलने की जो प्रोसेस होती है ना फूड को जो हम गिटकते हैं उसे डिग्लूटिशन कहते हैं, ओके। फिर जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें हाइड्रोलाइटिक एक्शंस होते हैं, मतलब 30% जो स्टार्च है हमारे माउथ में ही क्या होता है। एंजाइटी नहीं दिखाई दे रही क्या, हेलो, फिर से शेयर कर देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आया होगा तो जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट, कुछ प्रॉब्लम आया है शायद। एक मिनट बेटा, अभी उसको मैं फिर से आपको शो करता हूँ एनसीईआरटी। अभी दिख रही है, बेटा फिर से प्रॉब्लम ना हो उसके लिए जस्ट वेट करो, मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवा दे रहा हूँ। चलो अभी देखो, अभी क्लियर है, दिख रही है एनसीईआरटी, ग्रेट। तो यहाँ पे बेटा देखिए मैं आप लोगों को जो पार्ट एक्सप्लेन कर रहा था, एक तो पेरिस्टालसिस और डिग्लूटिशन। डिग्लूटिशन क्या होता है बेटा, एक्ट ऑफ स्वालोविंग जो होती है इस प्रोसेस को डिग्लूटिशन कहते हैं। पेरिस्टालसिस मतलब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है जिसकी वजह से जो फूड है वो कहाँ, हमारे जैसे एसोफेगस से स्टमक तक के जो फूड आ रहा है, तो यहाँ से फूड यहाँ तक के या यहाँ से भी आगे जो पास होगा, तो इस फिनोमिना को पेरिस्टालसिस कहते हैं। स्पिंक्टर्स के बारे में मैंने बताया बेटा, जो रिफ्लेक्स रिटर्न कंट्रोल जो होता है, ठीक है। स्टमक में एक स्पिंक्टर्स होता है गैस्ट्रोएसोफेगल स्पिंक्टर्स, उसके बाद पाइलोरिक स्पिंक्टर्स होता है, ये पढ़े हम लोगों ने, ठीक है। सलाइवा जो होता है बेटा उसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में क्या क्या होता है बेटा, Na+, K+, Cl- और SCO3-, ये आप लोगों को याद रखना है। और एंजाइम होते हैं, कौन से एंजाइम होते हैं, एक तो सलाइवरी एमाइलेज होता है और लाइसोजाइम होता है। एमाइलेज क्या करता है बेटा, स्टार्च को तोड़ता है, मतलब स्टार्च में जो होता है पॉलीसेक्राइड होता है उसको किसमें, डाइसेक्राइड माल्टोज में तोड़ देता है। मतलब 30% जो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ में ही हो जाता है, जहां पे पीएच जो है कितना होता है, 6.8 पीएच होता है। और इतना पीएच बेटा एमाइलेज एंजाइम के काम करने के लिए इसेंशियल होता है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी स्लाइड के थ्रू पढ़े हुए हैं, ये आपका टोटल एनसीईआरटी है बेटा, ठीक है। तो स्टार्च जो है सलाइवरी एमाइलेज की हेल्प से माल्टोज में कन्वर्ट हो गया। फिर इसके बाद हम लोगों ने गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़े थे, याद है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में मैंने आपको एक सेल बताया था म्यूकस नेक सेल्स, क्या करता है ये, म्यूकस सिक्रेट करता है। फिर चीफ सेल जिसे पेप्टिक सेल्स कहते हैं जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन सिक्रेट करता है। फिर एक होती है पैराइटल सेल जिसे ऑक्जेंटिक सेल्स कहते हैं, ये भी पढ़ा है मैंने, जो एचसीएल और एक इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करता है। इंट्रिंसिक फैक्टर का नाम क्या बताया था, कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। ये किसके लिए एसेंशियल होता है बेटा,
ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए एसेंशियल होता है। ये भी हम लोगों ने स्टडी किए हैं। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, जब फूड फाइनली स्टमक में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाए, चर्निंग हो जाए, तो उससे क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। ठीक है, काइम के बाद यहाँ पे देखो प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे जो पेप्सिनोजन है पहले तो HCl की वजह से एक्टिवेट होगा। क्या बनेगा बेटा, पहले तो पेप्सिन बनेगा और फिर पेप्सिन जो है क्या करेगा, ये प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है, किसमें, प्रोटीएजेस और पेप्टोन में, या फिर उसको पेप्टाइड भी कहते हैं, समझे। साथ ही साथ म्यूकस और बाइकार्बोनेट भी गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। तो म्यूकस और बाइकार्बोनेट क्या करते हैं बेटा, ल्यूब्रिकेटिंग की तरह काम करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उसको रप्चर करने से रोकना है HCl के हार्मफुल इफेक्ट से, तो वहां पे लुब्रिकेटिंग एजेंट हमें चाहिए। और लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह जो रोल प्ले करेंगे वो कौन करेगा बताओ, लुब्रिकेटिंग एजेंट की तरह जो रोल प्ले करेंगे ऑब्वियसली वहां पे म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। HCl एसिडिटी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से pH 8 होता 1.8 होता है। और रेनिन भी एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कहाँ मिलता है बेटा, इन्फेंट में मिलता है, छोटे बच्चों में, जो मिल्क में जो प्रोटीन होता है उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए बेटा ये वाला जो पोर्शन है इसमें मैंने अभी आप लोगों को जो पढ़ाया, क्या चीज, बाइल। मतलब देखिए अब हम फाइनली हम देखे तो कहाँ पहुंच गए, ये स्टमक हो गया था, स्टमक के बाद हम लोग डिओडिनम में पहुंच गए। तो ये डिओडिनम में 3 जगह से सिक्रेशन आ रहा था। एक तो इधर पेनक्रियास से सिक्रेशन आ रहा है, साथ ही साथ इधर लीवर का भी सिक्रेशन आ रहा है और इंटेस्टाइन का भी सिक्रेशन आ रहा है। 3 जगह के सिक्रेशन यहाँ पे आ रहे हैं। तो बेटा लीवर से क्या आ रहा है, यहाँ पे बाइल आ रहा है, फिर पेनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है, साथ ही साथ इंटेस्टाइनल जूस भी आ रहा है। ओके, तो पेनक्रियाटिक जूस, बाइल और इंटेस्टाइनल जूस, तो पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जो है एक डक्ट से सिक्रेट होते हैं। उस डक्ट का नाम क्या था, हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। लेकिन पेनक्रियास से जितने भी एंजाइम आएंगे वो कैसे रहेंगे बेटा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे। तो ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम को एक्टिवेट करना है। तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम का नाम क्या है पहले तो वो देख लो। पहले तो ट्रिप्सिनोजन है, दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजन है, फिर प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, एमाइलेजेस और लाइपेजेस और न्यूक्लियेजेस, सब में ES लगा है लास्ट में। मतलब ये सारे के सारे जितने भी एंजाइम बेटा ये पेनक्रियाज के एंजाइम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसमें और 2-3 एंजाइम के नाम लिख सकते हैं। फिर ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें से गैस्ट्रिक एंजाइम कौन सा है, इसमें पेनक्रियाटिक एंजाइम कौन सा है, इसमें लिपिड के एंजाइम कौन से, तो आपको बताना पड़ेगा, समझे। और जितने भी एंजाइम जो पेनक्रियाज से सीक्रेट हो रहे हैं वो कैसे हैं, इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट हो रहे हैं, ये याद रखना है। तो इनका एक्टिवेशन कैसे होगा, तो इनको एक्टिवेट करने के लिए एंजाइम है, कौन सा एंजाइम, इंटेरोकाइनेज एंजाइम। कहां से सीक्रेट होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है। तो इंटेरोकाइनेज एंजाइम जो है ये सारे एंजाइम को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो ये इंटेरोकाइनेज मैंने ऑलरेडी आपको पहले एक्सप्लेन किया हूं, याद है आप लोगों को, हेलो, समझा ना यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है। 100% एनसीईआरटी रिवाइज करा दिया बेटा मैंने। अब आप लोगों को ये एनसीईआरटी पढ़ना है, किसी को भी डाउट आते हैं तो बढ़िया उसका स्क्रीनशॉट लेना, टेलीग्राम पे पोस्ट करना मुझे, और अपना जो डाउट है कंफ्यूजन वो लिख भेजना। और कभी भी आप मुझे मैसेज करते हो ना बेटा तो साथ ही साथ आप अपना नेम और आपके बैच का नेम वो भी भेजा करो, तभी तो मुझे मालूम रहेगा। एनसीईआरटी नहीं है बेटा, ये एनसीईआरटी हमारे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेजा हूँ पहले, टेलीग्राम पे भी है अवेलेबल, और साथ ही साथ जो tiny.cc वाला जो फोल्डर है वहां पे भी अवेलेबल है। ठीक है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लो, नहीं मिलता है तो मुझे टेक्स्ट करो। ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचो कि कभी भी आप टेक्स्ट करोगे तो आपको डेटा मिल जाएगा, क्योंकि जब ऑलरेडी डेटा प्रेजेंट है, ठीक है, कहाँ पे, आपके ग्रुप में, तो फिर से आप यदि बोलोगे कि नहीं आप रेडीमेड हमको यहीं पे दे दो, तो फिर ऐसा होगा कि हर बार आप जो है फिर मांगोगे। गूगल पे भी आपको मिल जाएगा बेटा, मेरा नंबर बेटा आपको अभी तक के नहीं मिला, बहुत गलत बात है ये तो। मेरा नंबर भी बेटा ग्रुप में ही है, एक्सचेंज आइनोस के नाम पे मिल जाएगा आपको नंबर, वहां से ले लो। ठीक है, देखिए प्रोवाइड करने के लिए मैं आपको हमेशा डायरेक्ट
फॉरवर्ड कर सकता हूँ। लेकिन देखिए यदि मान के चलो कि 100 ऑफ स्टूडेंट यदि 2 बैच मिला के होते हैं और 100 के 100 स्टूडेंट मुझसे अलग अलग डेटा मांगेंगे और सबको मैं मैसेज के थ्रू पर्सनल यदि शेयर करते रहा तो फिर मैं क्लास कब लूंगा आप बताइए। इसलिए मैंने ये सारी चीजें ऑलरेडी ग्रुप में पोस्ट कर चुका हूँ पहले ही, तो आप वहां से ले लो या फिर आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन लोगों को बोल दो, वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, जब लास्ट मोमेंट में जब कुछ भी नहीं मिले उस टाइम पे आप मुझे टेक्स्ट करो कि नहीं सर अब हमें कहीं से भी नहीं मिल पाया है, अब आप ही हमारी हेल्प करें। ठीक है, फिर मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि बेटा आप यहाँ पे जाओ और यहाँ से ले लो, क्योंकि ये सारी गाइडलाइन मैं ऑलरेडी कई बार लेक्चर्स में दे चुका हूँ। ठीक है साक्षी बेटा, आप लास्ट लेक्चर में थे या नहीं थे मेरे, ये बताओ पहले, इसके पहले जो लेक्चर हुआ है। साक्षी, आंसर नहीं मिल रहा मुझे आपका, नहीं थे मतलब। कल कल था क्या मेरा लेक्चर? नहीं कल नहीं, डे आफ्टर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे मीन्स हाँ मंडे। यदि आप हो गए तो उस लेक्चर्स में मैंने एक एक, अब नेटवर्क इशू था बेटा तो आपको रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए थी, आपने रिकॉर्डिंग भी नहीं देखे, ग्रुप में पोस्ट किए हैं। मैंने एक एक पार्ट बताया हूँ बेटा, कौन से ग्रुप में ज्वाइन करना है, कहाँ से डेटा मिलेगा, टेलीग्राम कैसे एक्सेस करना है। ठीक है, साथ ही साथ कभी लेक्चर मिस हो गया और 1 महीने पहले का आपको कोई लेक्चर चाहिए तो आप व्हाट्सएप में स्क्रॉल करते रहोगे, ग्रुप में ढूंढते रहोगे तो आपको नहीं मिलने वाला, तो फिर कैसे ढूंढोगे, ये सारी चीजें मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हूँ। ठीक है, तो एक बार वो रिकॉर्डिंग अच्छे से देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्या बोलना चाह रहे हो बेटा लावण्या? टेलीग्राम ग्रुप में मेरा भी एक ग्रुप ज्वाइन हुआ तो नीट का, हाँ नीट का डोज, रिकॉर्डिंग बेटा टेलीग्राम पे भी भेज दिया हूं मैंने, आप देखिए बेटा रिकॉर्डिंग है। और एक बार बताओ, रिकॉर्डिंग भेजने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए क्या साक्षी? रिकॉर्डिंग भेजने की जरूरत नहीं है। यदि आपने हाँ चलो सब्सक्राइब किए, बेल आइकॉन को प्रेस किए हो आपने, एक्टिवेट किए हो, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को यदि एक्टिवेट कर लिए तो आपको रिकॉर्डिंग बाय मैसेज आपके फोन में डायरेक्ट आ जाएगी, ग्रुप में भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या फिर यूट्यूब पे आप एक्सचेंज आइनोस टाइप कीजिए, आपको डायरेक्टली जो भी रिसेंट पोस्ट है वो मिल जाएगा। चलो आप लोगों को यार एक बार मैं समझा ही देता हूँ, क्योंकि हर बार ना रिकॉर्डिंग को लेके आप लोग मुझे बोलते रहते हो। मैं लास्ट टाइम भी यही चीज मैं पहले भी बताया हूँ बेटा आप लोगों को, उसके बाद भी कई लोग बोलते हैं कि नहीं सर हमें मिला नहीं है। तो बेटा यदि बाय चांस नहीं भी मिलता है ना, तो मैंने इतना अच्छा फैसिलिटी दिया हूँ आप लोगों को कि कभी भी मैं आपको मोबाइल स्क्रीन शेयर करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे मिलेगा, जस्ट वेट। देखिए बेटा ये मोबाइल फोन है, यहाँ पे ये आपका यूट्यूब है। ठीक है, अब ये आपने जैसे यूट्यूब ओपन किए, आपको क्या करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे आप यूट्यूब ओपन करोगे तो यहाँ पे देखिए क्या चीज, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है एक्सचेंज, गलत लिखा गया। ठीक है, देखो एक्सचेंज का स्पेलिंग भी मालूम होना चाहिए क्या है, टाइप क्यों नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। हाँ, एक्सचेंज आइनोज दिखाई दे रहा है ना बेटा आपको? हेलो, अब ये एक्सचेंज आइनोज जैसे ही आपने क्लिक किए, ये फर्स्ट नंबर पे ही आपको यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है, तो ये क्लिक कर दो।
क्लिक करने के बाद बेटा डायरेक्टली देखो यहाँ पे ये नीट बायोलॉजी ऑनलाइन ओपन हो गया। नीट बायोलॉजी ऑनलाइन ये फ्रॉग दिखेगा यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो। सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो यहाँ पे दूसरा आएगा। फिर स्क्रॉल करके आप नीचे आइए। नीचे आने पे बेटा आपको सबसे पहले यहाँ पे पॉपुलर अपलोड्स दिखाई दे रहा है, तो पॉपुलर अपलोड पे नहीं आना आपको, और नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद बेटा ये जो रिसेंट अपलोड है ये दिख रहा है, तो रिसेंट अपलोड पे देखो ये एक दिन पहले, ठीक है, ये पोस्ट हुआ है, एक दिन पहले ये पोस्ट हुआ है, 4 दिन पहले ये वाला पोस्ट हुआ है, उसके 4 दिन पहले ये भी पोस्ट हुआ है, दिखाई दे रहा है। अब आपको कौन सा चाहिए, या तो ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए। आपका जैसे बैच 5 है तो बैच 5 का 10th लेक्चर बेटा ये एक दिन पहले पोस्ट हुआ है, दिख रहा है। तो अब मुझे आप क्यों बोलते हो कि सर रिकॉर्डिंग पोस्ट करो, समझ गए। तो रिकॉर्डिंग पोस्ट करने का नीड अब नहीं होना चाहिए। अब देखो ये आप जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको जैसे टेलीग्राम पे आना, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, कौन सा, ये वाला जो आई क्लिक दिख रहा है ना बटन, यहाँ पे क्लिक करो। तो जैसे क्लिक करोगे, एक मिनट, ठीक है क्या, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो ये इस तरह से यहाँ पे ये डिटेल वाला ऑप्शन ओपन हो जाता है, दिख रहा है। ये ओपन होने के बाद जैसे स्क्रॉल करके आप नीचे जाते जाओगे तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ये कुछ इस तरह की बेटा ये वेबसाइट दिखाई दे रही होंगी, ये वेबसाइट है, ठीक है। यहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। क्लियर हो गया। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना बेटा, लास्ट लेक्चर में बताया हूँ। ये टेलीग्राम का लिंक है, इस लिंक को कॉपी करो, या डायरेक्टली आपके यूट्यूब पे आएगा, ठीक है। यूट्यूब पे यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही डायरेक्टली आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ओपन हो जाएगा। समझ में आ गया। अभी किसी को कुछ पूछना है, एक ही चीज में बेटा बार बार आपको बताता हूँ, ठीक है। ये इसलिए बेटा कि आप किसी के डिपेंडेंसी पे नहीं रहो। आप यदि वेट करोगे कि रिकॉर्डिंग मिलेंगी तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली। समझ में आ गया। वेट नहीं करना है। आप यदि सोचोगे कि नहीं रिकॉर्डिंग मिलेगी 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 और गलती से कभी पोस्ट नहीं होती तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब कुछ लोगों को टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना मैं पिछले बार भी बताया था, चलो एक और बार मैं आपको समझा ही देता हूँ कैसे होगा, ठीक है। जस्ट वेट, फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो इतने में हमारा देखो टाइम ऐसे ही चला गया, जबकि ऑलरेडी हमारे को बहुत सारा पार्ट पढ़ना है। देखो बेटा ये यूट्यूब है, यूट्यूब पे हम इसी वीडियो पे गए थे, ठीक है। ये हमारा वीडियो था, दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो छोटा सा एरो दिखता है ना बेटा, ये यहाँ पे साइड में जो मैं क्लिक कर रहा हूँ, दिखाई दे रहा है क्या एरो, ये वाला जो छोटा सा एरो है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये डिटेल वाला ऑप्शन ओपन होता है, ठीक है। ये डिटेल ऑप्शन ओपन होगा ना, तो आप जब नीचे जाके देखोगे तो इसमें एक ये वाला लिंक है और दूसरा ये वाला लिंक है, समझे। यदि आपको टेलीग्राम पे जाना है तो आप ये जो दूसरे नंबर पे जो लिंक दिख रहा है t.me वाला, ये वाला, इस पे आप क्लिक कर लो। इस पे जैसे क्लिक करोगे, देखो अभी मैं क्लिक करता हूं, आपको बताता हूँ क्या आता है यहाँ पे। ओके, ये क्लिक किया मैंने, रुको फिर से क्लिक कर रहा हूँ, गड़बड़ हो गया। ये जैसे मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका क्या चीज, वेब ब्राउजर ओपन होगा। ओके, ये वेब ब्राउजर ओपन हो गया। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली आपको ग्रुप का नेम दिख रहा है, नीट का डोज आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे। या तो आपको टेलीग्राम ऐप आपके पास इंस्टॉल है तो वो क्लिक करना है, इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, समझ गए। चलो तो ऐप इंस्टॉल है तो ये ओपन विया टेलीग्राम ऐप, इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही देखो नीचे एक नोटिफिकेशन दिख रहा है आपको, ठीक है। ओके जैसे किया आप, तो ओके करते ही, ठीक है, मैंने पासवर्ड डाल के रखा हूँ, पासवर्ड रहेगा तो पासवर्ड आएगा, और नहीं तो इस तरह से। अब ये स्टूडेंट के मैसेज है यहाँ पे, ठीक है, जो भी डाउट्स है वो आया, तो इस तरह से डायरेक्ट बेटा ग्रुप ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्टली इस ग्रुप, अब यहाँ पे देखो ये ग्रुप में, यहाँ पे आपको नीचे साइड यदि आप ज्वाइन नहीं होंगे ना तो यहाँ पे आपको नीचे एक ज्वाइन का ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर जाओगे। समझ गए। हेलो,
समझ में आ गया सभी को? आपके मोबाइल फोन से भी बता दिया, लास्ट टाइम मैंने पीसी से बताया था, अभी मोबाइल फोन से बता दिया साक्षी राउत और जो भी है। ठीक है, अब बेटा आप ये मत बोलना कि सर हमें रिकॉर्डिंग नहीं मिली। ठीक, इसलिए सभी लोग क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को प्रेस कर लो। ऐसा कोई पर्सन है जिसे बेल आइकॉन क्या होता है और उसे कैसे प्रेस करना वो भी नहीं मालूम? ऐसा कोई पर्सन है क्या? वो भी बता देता हूं यदि हो तो। साहिल मगर 11th का कैसे पी, क्या बोले, क्या बोले साहिल, नहीं समझा मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग अभी लीवर जो है वो स्टडी किए। ठीक है, वो सब हो जाएगा बेटा, टेंशन ना लो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब आपने डीडीएस ज्वाइन कर लिए हो तो आपका 11th का, आपका 12th का, आपके बोर्ड के क्लास का, आपका नीट का, वो सब टेंशन अब हमारा है। ठीक है, सिलेबस कराने का, आपको पढ़ाने का, वो सब टेंशन हमारा है। आपको सिर्फ एक काम करना है और वो ये है कि जो क्लास हो रही है रेगुलर, उस क्लास को रेगुलरली अटेंड करो, जो टास्क दिया है उसको कंप्लीट करो, अच्छे से रिवाइज करो और अच्छे से पढ़ो, बाकी सब टेंशन हम लोगों का है। ओके, तो आपको ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। चलो, तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे फाइनली बाइल क्या होता है ये हम लोग थोड़ी देर पहले देख लिए। बाइल रिलीज हो रहा है बेटा डिओडिनम में, जिसमें देखो बाइल पिगमेंट होता है, ये बताया मैंने आपको, बाइल सॉल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, साथ ही साथ फॉस्फोलिपिड, एक लेसिथिन नाम का आपने टर्म सुने थे वहां पे, है ना? तो लेसिथिन एक्चुअली वो फॉस्फोलिपिड होता है, लिपिड प्लस फॉस्फोरस ऐसा कंपाउंड होता है, बट इसमें एंजाइम नहीं होते। रोल क्या है बेटा इसका? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ये हमने देखे हैं। फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोसल इपिथेलियम सेल्स में क्या होते हैं, एक स्पेशल सेल्स होते हैं गोबलेट सेल्स, जो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। इस साल एग्जाम में आया बेटा वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्या चीज, गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है। फिर इसके बाद देखो आगे क्या दिया है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसल में यहाँ पे विलाई प्रेजेंट होते हैं, ये भी हमने देखे, और इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़े हैं, जहाँ पे वैरायटी ऑफ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो इंटेस्टाइनल जूस में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ये क्वेश्चन आता है बेटा। तो देखो ये एंजाइम के यहाँ पे टाइप्स दिया हुआ है, क्या क्या होते हैं एंजाइम्स, माल्टेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ये मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पढ़ाया हूँ। ओके, सब म्यूकोसल ग्लैंड जिसका नाम है ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कि सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम में होती है, ये भी पढ़ाया हूँ। फिर इसके बाद बेटा ये ऐसी कुछ रिएक्शंस जो है मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ओके, आपको याद होगा बेटा, प्रोटीन पेप्टोन या प्रोटीएजेस को तोड़ना है तो ट्रिप्सिन भी काम करता है, काइमोट्रिप्सिन भी काम करता है, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज भी काम करता है। आज हमने एक टर्म में पढ़े जिसको प्रोटीएज नाम दिए थे बेटा। तो प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में तोड़ा इसने, समझे? हाँ, बायोलॉजी की एनसीईआरटी बुक बेटा परचेस कर लो, बाकी मैं आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ तो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। ठीक है, पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप वैसे भी देखिए बेटा, आप नीट का एग्जाम दे रहे हो तो आपको एनसीईआरटी परचेस करना ही पड़ेगा। बाकी मॉड्यूल्स आपको यहीं से मिलेंगे, नोट्स आपको यहीं से मिलेंगे, मॉड्यूल का हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगा, नहीं मिला होगा तो, ठीक है, बट एनसीईआरटी आपको परचेस करना पड़ेगा। हाँ, ये हो गया बेटा प्रोटीन का डाइजेशन। सेकंड बेटा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। तो ये देखो स्टार्च को एमाइलेज क्या कर रहा है, माल्टोज में, मतलब डाइसेक्राइड में तोड़ रहा है, ये भी मैंने पढ़ा दिया हूँ। मैं एनसीईआरटी रिवाइज करा दे रहा हूँ बेटा आज आप लोगों को, ठीक है, ये सब पढ़ना है और जिसको जहां डाउट आएंगे आप मुझसे पूछोगे। फिर फैट का जो ब्रेकडाउन होता है बेटा उसके में आता है एंजाइम लाइपेज एंजाइम। तो फैट को लाइपेज एंजाइम सबसे पहले डाइग्लिसराइड और फिर मोनोग्लिसराइड, और ये सब टूट जाएगा तो आखिरी में क्या है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। ओके, न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट होता है बेटा फूड में, बेसिक लेक्चर में बताया हूँ, लास्ट लेक्चर में बताया हूँ। न्यूक्लिक एसिड के लिए एक एंजाइम आता है न्यूक्लियेजेस एंजाइम, जो पैनक्रियाज से सीक्रेट होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहाँ से सीक्रेट होता है, जो उसको न्यूक्लियोटाइड में तोड़ेगा और फिर उसको न्यूक्लियोसाइड में तोड़ेगा। तो इस तरह से बेटा ये जो एंजाइम है बेटा सक्कस एंटेरिकस में, ठीक है, क्या क्या कर रहे हैं ये हमने देखे अभी, समझ में आ गया? फिर इसके बाद देखो अब और टूटेगा, अभी देखो डाइपेप्टाइड बन गया, माल्टोज बन गया, लैक्टोज, सुक्रोज और न्यूक्लियोटाइड, इसको और आगे तोड़ना है।
तो आगे तोड़ने के लिए फिर और आगे के एंजाइम यहाँ पे आएंगे, और आगे के जो एंजाइम आए इसको सिंपल फॉर्म ऑफ कंपाउंड जैसे ग्लूकोज, एमाइनो एसिड, फ्रक्टोज और सिंपल शुगर, सिंपल नाइट्रोजनस बेस, इसमें क्या करेंगे बेटा, कंप्लीटली ब्रेक करा देंगे रिएक्शन। बेटा अदिति ये सारे रिएक्शंस जो हैं मैंने लास्ट लेक्चर में एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाया हूं, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, एक बार देख लो, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ लो, ठीक है। सबसे पहले एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा, अभी तो मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है वही समझा रहा हूं। ओके, क्लियर हुआ बेटा। इसके बाद देखिए आगे फाइनली जो फूड होगा कंप्लीट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और उसको हमारा बॉडी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो ये जो एब्जॉर्प्शंस का मैकेनिज्म्स है कैसे होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट, और डाइजेस्टेड फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है ये वाला पार्ट, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये वाली जो रिएक्शंस है मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। इसके पहले की ये जो रिएक्शन है ये भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और आज के ही लेक्चर में बेटा मैंने आप लोगों को जो शुरुआत की 2 से 3 जो रिएक्शंस है वो मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पर। ये हम लोग जो देख रहे थे यहाँ पे ये वाली रिएक्शंस थी बेटा, ये देखो, ये पैनक्रियाटिक जूस जो है इससे 3 एंजाइम सीक्रेट हो रहे थे। तो देखो ये स्टार्च को माल्टोज में एमाइलेज कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये प्रोटीन जो है प्रोटीएज डाइपेप्टाइड में इसको तोड़ रहा है। उसके बाद इधर साइड बेटा ये लिपिड को ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में तोड़ रहा है। और यही वाला पार्ट बेटा बेसिक लेक्चर में भी मैंने कुछ पार्ट एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। और ये वाला जो है स्पेशली बेटा ये रिएक्शन तो ठीक है, मैंने हैंड रिटन से आप लोगों को व्हाइट बोर्ड पे राइटिंग के साथ मैंने लास्ट लेक्चर में गैस्ट्रिक जूस का रिएक्शन और इंटेस्टाइनल जूस के जो एंजाइम है उसका रिएक्शन एक्सप्लेन किया था, समझ गए। और आज जो हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, पैनक्रियाटिक जूस। तो पैनक्रियाटिक जूस का रिएक्शन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं अगेन एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। तो पहले आप लोग 5 लेक्चर्स को एक बार रिवाइज कर लो, जितना भी पार्ट मैंने आज आप लोगों को इंटेस्टाइन का या जो भी पैनक्रियास से रिलेटेड या एनसीईआरटी का जो भी मैंने एक्सप्लेन किया हूं वो एक बार पढ़ लो, ठीक है। माल्टेज लैक्टेज सारी चीजें बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही काम करेंगे, ठीक है। एंजाइम बेटा स्टमक में नहीं होता है वो रेली। ठीक है बेटा, तो ये पैनक्रियाज का ये वाला जो पोर्शन मुझे समझाना था अब ये आज तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शंस थोड़ा सा एडिशनल है, तो ये एडिशनल पार्ट जो है बेटा मैं आपको आफ्टर द टेस्ट समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को कौन सा पार्ट बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको जो एब्जॉर्प्शन होता है वो वाला पार्ट, और ये पैनक्रियाज की जो रिएक्शन है हमारी कुछ रह गई है, ठीक है। ये वाली जो कुछ रिएक्शंस है ये मैं आपको बताऊंगा। एनसीईआरटी हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन वाला पोर्शन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक क्या आप इतना अच्छी तरह से रिवाइज कर लो, मीन्स हमारे पास सिर्फ एक लेक्चर बचा है और एक लेक्चर में हमको 2 टॉपिक जो है वो कंप्लीट करना है। ओके, ये पीडीएफ ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है बेटा लेक्चर 10 के नाम पे, उसमें ये सारा डेटा है। नहीं होगा तो आगे अगेन बेटा आज लेक्चर 11 के नाम पे ये डेटा आपका पोस्ट हो जाएगा। आज का लेक्चर 11 है ना हमारा, लेक्चर 11 के नाम पे बेटा आज का डेटा जो है ये पोस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चले तो एंड करते फिर आज का क्लास, मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में। किसी के डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो बेटा, आपके पास 5 मिनट्स और हैं। ओके ग्रेट बेटा, चलो तो बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय। बेटा ये प्लेलिस्ट का इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं मालूम होगा तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये प्लेलिस्ट का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया हूँ, जो लोग नहीं थे रिकॉर्डिंग पे जाके एक बार देख लेंगे, मंडे वाली रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ठीक। अब ये नहीं कहना कि रिकॉर्डिंग भेजो, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आपके पास हर टाइम अवेलेबल है बेटा, ठीक है। सिर्फ आपको विजिट करना है, रेडीमेड की आदत नहीं डालो, अदरवाइज आगे चल के प्रॉब्लम होंगी फिर आपको। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट।